सदस्य और मेरे वरिष्ठ साथी अनिल बलूनी जी, डॉक्टर सरीन जी, डॉक्टर गुलेरिया जी, डॉक्टर श्री कोहली जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे सभी पैनलिस्ट और हमारे मीडिया स्पोक्सपर्सन्स और हमारे यूनिवर्सिटी के दिनों के साथी और भारत 24 के साथ जुड़े हुए हमारे साथी श्री शशिकांत शर्मा जी और यहाँ उपस्थित मीडिया और समाज के साथ जागरूकता के साथ जुड़े हुए सभी वरिष्ठ बंधुगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भारत 24 के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और भारत 24 के साथ मेरा लंबा रिश्ता रहा है। सबसे पहले तो मैं उन्होंने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दी है और स्वास्थ्य सम्मान इस कार्यक्रम को उन्होंने एक रूप देने का प्रयास किया है। इसके लिए भारत 24 को मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक रूप देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी जगदीश जी ने मेरा बड़ा लंबा परिचय दिया और उन्होंने मेरे व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी चर्चाएं की। ये जगदीश जी का बड़प्पन है कि वो अपने साथी को बड़ा करते हैं और इसलिए वो शब्दों में उन्होंने मुझे भी बड़ा किया। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मैं पार्टी का आदमी हूं। अब मेरी दिक्कत ये हो रही है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बोलूं या पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बोलूं। तो पहले तो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में एक बात आपसे बोलना चाहता हूं कि हमारी सदस्यता अभियान चल रही है, आप भी उसमें शिरकत करें और अपने आप को आप जोड़ें तो अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से पार्टी भी का उद्देश्य भी मानवता की सेवा है और पार्टी का उद्देश्य भी भारत को आगे ले जाने का है और इसलिए पार्टी के तरफ से हम सब लोग इस बात के लिए जुटे रहते हैं कि हम कैसे साधारण व्यक्ति को ताकत दे सकते हैं, साधारण व्यक्ति को हम एम्पावर कर सकते हैं। और यह देश सिर्फ ऐसा कहा जाए 140 करोड़ का देश है तो ये 140 करोड़ की संख्या कोई हमारे ऊपर बोझ है, इस तरीके से सोचने के बजाय ये 140 करोड़ का देश हमारी ताकत है और हमारा एसेट है। हमें इस तरीके से देखने की आवश्यकता है और एसेट है तो उसकी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, उसका क्वालिटेटिव जीवन और वो उसका क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उद्देश्य रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो आता है वो है हेल्दी बॉडी, स्वास्थ्य, हेल्दी माइंड, क्योंकि हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी कंट्रीब्यूशन होगा। और जब हम कहते हैं कि हमारा देश यंग देश है, यानी युवाओं का देश है, सबसे बड़ी आबादी हमारे युवाओं की है, तो युवा अगर हेल्दी है, युवा अगर ताकतवर है, युवा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने वाला है, तो देश की तरक्की को रोकने का कोई संभव कोई उसको कर ही नहीं सकता और देश तरक्की करेगा ही करेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहता हूं कि क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हूं, वैसे कई मंत्रालय आते जाते रहते हैं, लेकिन जो भी मुझे मंत्रालय मिला है वो मंत्रालय का इफेक्ट इमीडिएट नहीं होता, लेकिन डिसीजन इमीडिएट लेने पड़ते हैं, इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। तो इसलिए हम लोगों को पेशेंस अपने आप में निहित करना पड़ता है। मैं कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं हूं जो कल बुलडोजर भेज दिया, सड़क निकाल दी, ये खोद दिया, वो खोद दिया, देखो हो गया। हम तो आज इस बात का प्रयास करते हैं कि बच्चे को समय पर टीका लग गया,
लेकिन वह टीका जब वो 14 साल का होता है, 15 साल का होता है, तब हमको पता चलता है कि सही समय पर जो टीका लगा उसका असर क्या हुआ। और फिर हमारे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जब आते हैं तो हमको बताते हैं कि हम कितने स्वस्थ हो पाए हैं। तो यू हैव टू कीप अ पेशेंस, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपका उस समय होता है, वो उस दिन नहीं होता जिस दिन सर्वे के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका 20 साल पहले होता है, 10 साल पहले होता है। इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो इन बारीकियों को हमेशा हमको ध्यान में रख करके करना चाहिए। हम आज इस बात का प्रयास करते हैं और देखिए उसका असर आज आपको 12 साल बाद, 10 साल बाद मिलेगा। हम इस बात का प्रयास करते हैं कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, चाइल्ड की ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 24 आवर्स में हो जानी चाहिए और नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वही ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। आप समझिए 2 करोड़ बच्चे हमारे यहां हर साल पैदा होते हैं। 2 करोड़ को इंश्योर करना कि मदर इस काम को करे, ये छोटी हरकत नहीं होती है, बहुत बड़ी हरकत होती है। लेकिन मानवता को कितना असर पड़ता है इसको हमको समझना चाहिए। कितना इनपुट लगता है और उसका असर हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड is so important and for that breastfeeding is so important। तो आप समझिए कि हमारा विभाग जो है या हमारा जो एरिया है वो कितना सेंसिटिव भी है और कितना दूरगामी प्रभाव भी छोड़ता है और कितना टाइम पर एक्शन लेने की जरूरत होती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आज जब मैं हेल्थ की बात करता हूं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के एक्सपीरियंसेस के बाद जब वो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हेल्थ की पॉलिसीज को चेंज करने का प्रयास किया और आफ्टर 3 डिकेड्स, 3 दशक के बाद भारत की हेल्थ पॉलिसी आई। अब हेल्थ पॉलिसी क्या थी? अब आप साधारणतः जानते होंगे, हम लोग बोलते हैं हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए, हमने हॉस्पिटल्स खोल दिए। मतलब पहले बीमार करो फिर उसका इलाज करो और इलाज पर लगे रहो और फिर बताते रहो कि हमने इतना इलाज कर दिया, हमने इतना इलाज कर दिया। हमारी जो 2017 की हेल्थ पॉलिसी आई, यहां डॉक्टर सरीन बैठे हैं, डॉक्टर गुलेरिया बैठे हैं, इन सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस समय रहा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ और वह बहुत एग्जॉस्टिव कंसल्टेशन के बाद, वर्कशॉप्स के बाद, वर्कशॉप्स आफ्टर वर्कशॉप्स, अनुप्रिया जी भी उस समय हेल्थ मिनिस्ट्री में ही थी, वी वर ऑल टुगेदर वर्किंग, दिन रात मेहनत की और फिर उसके बाद एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच को डेवलप किया गया। इंक्लूसिव, होलिस्टिक, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ने का प्रयास किया गया और एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी हम लोग लेकर के आए और उस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी के तहत हम लोगों ने काम को शुरू किया। यहां मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हमने, देखिए, जितनी बड़ी इमारत होती है उतना ही सॉलिड उसका बेस होता है। तो हमारी कोशिश क्या थी कि अगर पिरामिड बनना है तो जितना बड़ा पिरामिड बनना है तो उसका उतना बड़ा बेस होना चाहिए और वो सॉलिड बेस होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस बात की कोशिश की कि हमारे सब सेंटर्स जो सबसे प्राइमरी यूनिट है वहां उसको हम स्ट्रेंथन करें और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने सब सेंटर्स को और पीएचसी को अर्बन में और बाकी सब जगह उसको हमने कन्वर्ट करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का प्रयास किया। अब वेलनेस सेंटर का मतलब क्या हुआ? ए वेलनेस सेंटर वेयर एन इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 30 गेट्स हिज डायबिटीज चेक्ड, ब्लड प्रेशर चेक्ड, हार्ट चेक्ड, dental check, mental check, all types of checking should take place so that we are able to understand that this person is going to be hypertensive, this person is going to develop heart problems, this person is going to develop kidney problems, this person is going to develop liver problems, this person is going to develop
डायबिटिक प्रॉब्लम्स, एंड फॉर दैट उसको कैसे रोका जा सके, इस बात को हम लोगों ने उस समय प्रयास किया। इसलिए सारी वर्कशॉप, सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने उस समय उस वर्कशॉप को देने का प्रयास किया। जब मोदी जी की दूसरी सरकार बनी, यानी दूसरी बार जब वो सरकार में आए, तो उन्होंने इसी को बढ़ा करके उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर एक तरीके के हमने फैसिलिटीज देने का प्रयास किया। और आजकल हम लोग जो उस पर कर रहे हैं वो एनक्वास कर रहे हैं, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। हम क्वालिटी के एश्योर कर रहे हैं और हम उसको अवार्ड दे रहे हैं। और आज 1,63,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में यह काम चल रहा है और उसको हम तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और हम उसको हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हम टेलीमेडिसिन से भी जोड़ रहे हैं, टेली कंसल्टेशन से भी जोड़ रहे हैं। किसी को कोई रैशेज हो गए तो हम उसको वहीं पर टेली कंसल्टेशन करके उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कोई एक हमारा व्यक्ति होगा, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उसको दिखा देगा, वहीं पर उसको दवाई मिल जाएगी। इस बात का भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब आपको जानकर के खुशी होगी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अगर मैं डायग्नोस्टिक्स की बात करूं तो 14 किस्म की डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटीज है। और अगर हम पीएचसी में बात करें तो 63 काइंड्स की डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटीज हैं। और अगर हम सीएचसी की बात करें तो 97, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 111 हमारे फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को हम लोगों ने देने का प्रयास किया है, ताकि आम आदमी को हम सही समय पर उसको हम प्रिवेंट कर सकें, उसको हम क्योर कर सकें। और उसी तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जैसा मैंने कहा, 111 और 134 हमने एसेंशियल मेडिसिन को भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 106 किस्म की एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल है, 106 मेडिसिन। पीएचसी में 172 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, सब सेंटर में 318 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 381 मेडिसिन। यानी जो हम लोगों ने कहा फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, तो ये शब्दों में नहीं है, इसको एसेंशियल मेडिसिन के तहत ला करके इतनी मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना मैंडेटरी है। और उसकी फैसिलिटी को हम पब्लिक करते हैं और डिजिटली हम डिस्क्लोज करते हैं और डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसको हमको ध्यान रखना है। अभी आपने मेरा पुराना इंटरव्यू देखा, हालांकि उस शक्ल और इस शक्ल में बड़ा अंतर है। और थैंक्स टू सरीन जी, गुलेरिया जी, इन लोगों से मैं बार बार पूछता था वजन कैसे कम करूं, वजन कैसे कम करूं, तो इन सब लोगों ने बहुत से उपाय बताए, तो मैंने भी अर्न किया है। तो लेकिन उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मदर एंड चाइल्ड के प्रोग्राम्स के बारे में। अब देखिए क्या है, हमारे यहां इन सब चीजों की चर्चा नहीं होती। सवेरे सवेरे आप न्यूज में सुनेंगे, जो अनहोनी है वो उसकी चर्चा होती है, जो अच्छी घटना है उसकी चर्चा नहीं होती है। कोई बात नहीं, समाज का नियम भी है और हमारे यहां कहा भी जाता है इल न्यूज ट्रैवल्स फास्टर। तो अगर कोई खराब खबर हो तो वो बड़े तेजी से जाती है और गुड न्यूज टेक्स इट्स ओन टाइम। और इसीलिए मैं घर वालों को भी बोलता हूं, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कि कोई न्यूज नहीं है तो समझो सब ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारा कोहॉर्ट कितना बड़ा है। हमारा अगर आप देखिए तो इस देश में 2 करोड़ के आसपास प्रेग्नेंट वुमेन एट एनी गिवन टाइम पर ईयर बच्चे पैदा होते हैं, 2 करोड़। तो 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड 2 करोड़ लैक्टेटिंग चाइल्ड, जो लैक्टेटिंग मदर होती है और उसके साथ उसका बच्चा होता है। इतना बड़ा हमारा वो है। अब आप देखिए इसकी व्यवस्था क्या है। 98% हम पहुंच गए हैं, 98%। जिस दिन मदर कंसीव करती है उस दिन से लेकर के 3 एंटीनेटल चेकअप्स ऑन रिकॉर्ड डिजिटली, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS दिल्ली में 5 करोड़ लोगों को इन डिफरेंट लैंग्वेजेस हम ट्रैक करते हैं। एवरी आशा वर्कर हैज टू फिल इन हर iPad कि उसने कब विजिट किया, कौन सा एंटीनेटल चेकअप में उसको सब्सक्रिप्शन दिया, और उसको वैक्सीनेशन
six vaccinations, 2 vaccinations, sorry, before the child is delivered. और उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना. अब मैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करूं तो 88.63% हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गई है. यानी मदर को घर से ला करके उसको डिलीवरी कराना, डिलीवरी करा करके वापस भेजना, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर से उसको इंस्टीट्यूट में लाना और फिर से ठीक करके घर भेजना. यह काम आज भारत में हो रहा है और इसलिए सेफ मदर, सेफ चाइल्ड, इस काम को हम लोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम अगर हम लें, जो मैं अब बात कर रहा था कि बच्चे को टीका लगने का, 93.23% हमारा इम्यूनाइजेशन है. 90, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कह रहा है. 93.23% हमारा इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है. अब वैक्सीनेशन में भी एक वैक्सीनेशन नहीं लगता है, कुल मिलाकर के 27 डोजेस लगते हैं जब तक वो 12 साल का नहीं होता, 12 इयर्स का नहीं होता. और तब तक हम उसको ट्रैक करते हैं. वी कीप द ट्रैक ऑफ द चाइल्ड फॉर 12 इयर्स और 27 डोजेस लगते हैं, और तब हम कहते हैं ये हेल्दी चाइल्ड है. आप बताइए, ये छोटा काम है. अब कहां गढ़चिरौली, कहां लद्दाख, कहां लेह, कहां बस्तर है, कहां ये इंटीरियर्स की जगह है, और इन सब जगहों पर हमारे लोग पहुंच करके वैक्सीनेट करके सब लोगों को हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी मदर रखने का प्रयास करते हैं. इसको भी हमको समझना चाहिए. मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम चला. मिशन इंद्रधनुष में प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स जुड़ते चले गए, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स जुड़े, और उसी तरीके से इन सब चीजों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है. आज हम कह सकते हैं हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 37 था पर 1000 लाइव बर्थ्स, आज वह घट करके 28 हो गया है. यह हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो वो 2014 में 130 था पर लाख लाइव बर्थ्स, यानी 1 लाख बच्चा पैदा होता था तो उसमें मैटरनल मोर्टेलिटी, मदर की जान जाने की जो थी वो 130 थी. दैट हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ टू 90 तक हम लेकर के आए, और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वह भी आज 43 से घट करके 32 पर आ गया है. और टोटल फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन को भी हम स्टेबल कर रहे हैं. बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, ये सब कहने की बातें होती हैं, लेकिन यस, वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज अवर पॉपुलेशन एंड इट विल बी स्टेबलाइज्ड इन कमिंग टाइम्स. हमारा आज टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.3 था वो 2.0 पर आकर के खड़ा हो गया है. इस तरीके से हम उसको भी. अगर मैं सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करूं तो हम मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात कर लें. कभी सोचा था कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन जाएगा? कभी सोचा था कि इस तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम तो यही सोचते थे कि ये गांव का हॉस्पिटल ना बन जाए, शहर का हॉस्पिटल गांव का ना बन जाए, यही हम सोचते थे. आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू मेडिकल कॉलेजेस. एंड मेडिकल कॉलेजेस कितने बने हैं? हमारे यहां 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज मेडिकल कॉलेजेस 731 हो गए हैं, जो हमने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बनाया है. एंड मेडिकल सीट्स 88% इंक्रीज है. अगर मैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कहूं तो देश में हमने 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस को हमने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दिए हैं, और सुपर स्पेशलिटी में 7 टाइप्स ऑफ सुपर स्पेशलिटीज पर काम चल रहा है. 75 हमने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दिए. मेडिकल सीट्स में जैसा मैंने कहा कि हमारा 118% का इंक्रीज है. 51,000 सीट्स होती थी, आज 1,12,112 सीटें हो गई हैं अंडर ग्रेजुएट की. और अभी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ा टारगेट दिया है, और वो टारगेट है टू इंक्रीज 75,000 मेडिकल सीट्स. नाउ यू सी हाउ अपहिल टास्क इट इज that we have to maintain the quantity and the quality. दोनों को मेंटेन करना है.
Indian doctors are the best doctors asked in the world and they are required in the world. हमारे डॉक्टर्स दुनिया में जाने जा रहे हैं because of the medical and the quality of the medical education. So we have to maintain that quality also and we have to maintain the quantity also. दोनों चीजों को हमको संभाल करके चलना है. ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी, इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या होती है. सब लोगों को साथ लगा करके करना, उनको रिकॉग्निशन देना, उनकी इंस्पेक्शंस करना, उनकी मेडिकल. अच्छा, फिर यू नीड टीचर्स ऑल्सो. एनाटमी ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती, फिजियोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती, किसी का शरीर ऐसे नहीं खोला जा सकता है. यू हैव टू हैव द ट्रेन डिग्री फॉर दैट. तो वो सारी चीजों को करने का काम. अब पीजी की सीट्स अगर हम देखें, हमारे पास 31,000 था, आज 72,000, 133% का इंक्रीज हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स पे. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर हम बात करें तो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमने रीजनल इंबैलेंस को खत्म किया. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहले एक था, एक ही मेडिकल कॉलेज था. बाद में अटल जी की सरकार आई तो 6 हुए. बाद में फिर यूपीए की सरकार लंबे समय तक रही तो उनको एक रायबरेली देखा, चलो देर आए दुरुस्त आए, एक तो खोला. आज मोदी जी की सरकार है, वी हैव गॉट नाउ 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. और डॉक्टर गुलेरिया जानते हैं, हमने एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं होने दिया है. हमने उसके एम्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लिया, बिकॉज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज ए ब्रांड एंड वी हैव टू मेंटेन दैट ब्रांड. इसलिए हम उसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं. हमारे टीचर्स, हम इंटरव्यू लेते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स के इंटरव्यू लेते हैं, 22 23 लोगों के इंटरव्यू होते हैं. नीचे लिखा होता है नॉट फाउंड फिट. हम इंटरव्यू लेने के बाद हम भरते नहीं है. हम जब कोई हमको फिट कैंडिडेट मिलता है तभी हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भरते हैं. अब आप देखिए हमारे लिए कितना अपहिल टास्क है कि 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी चलाना है और नॉट फाउंड फिट भी रखना है. यानी फाउंड फिट भी चाहिए डॉक्टर यानी प्रोफेसर जो उस लायक हो सके. तो इसके बीच का जो संघर्ष होता है तो उसको भी हम चला रहे हैं. और जैसा मैंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में हमने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोले, रेवाड़ी में खोल रहे हैं, जम्मू में खोल रहे हैं, अवंतीपोरा में खोल रहे हैं, ऋषिकेश में खोला है, बिलासपुर में ऑपरेशनल हो गया है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. उसी तरीके से वेस्ट में जोधपुर, राजकोट और नॉर्थ में भटिंडा और ईस्ट में पटना, भुवनेश्वर, गोरखपुर, रायबरेली, दरभंगा, कल्याणी कुछ ऑपरेशनल हो गए हैं, कुछ ऑपरेशनल होने वाले हैं. और सेंटर में रायपुर, भोपाल, नागपुर और उसी तरीके से साउथ में मंगलगिरी, बीबी नगर और मदुरई, इसमें हम खोल रहे हैं. इस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं. तो एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का रीजनल इंबैलेंस. पहले सब लोग दिल्ली आते थे. आज आपको जानकर के खुशी होगी, कल ही मैं भुवनेश्वर का रिव्यू ले रहा था तो प्रैक्टिकली भुवनेश्वर के और उधर के एरिया के लोग और इवन वेस्ट बंगाल के लोग, नाउ एवरीबडी इज गोइंग टू भुवनेश्वर, दे आर नॉट कमिंग टू दिल्ली. ये डिफरेंस आता है. आज सारे मध्य प्रदेश के पेशेंट्स अब दिल्ली नहीं आ रहे हैं, वो सारे भोपाल जा रहे हैं. अब सारे छत्तीसगढ़ और नीचे के इलाके के यानी तेलंगाना से लेकर के और नेबरिंग एरिया के लेकर के उड़ीसा के लोग भी जो नीचे छत्तीसगढ़ से लगे हुए लोग हैं, दे आर गोइंग टू रायपुर. तो वी हैव ट्राइड टू सी टू इट कि जनसंख्या तो बढ़ी है, पेशेंट्स भी बढ़े हैं, तो उसके फ्लो को सबको दिल्ली ही आए ये जरूरी नहीं है. हम उनको पेशेंट्स को वहां पर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज दे सके, इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया है. आज बिहार से लोग बहुत कम आ रहे हैं, पटना इज टेकिंग केयर और उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है. एक मैं आप लोगों के साथ जरूर चर्चा करना चाहूंगा. देखिए, जब हम लोग बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, तो ये इसको हाउ विल यू एक्सप्लेन, ये स्वाभिमानी भारत क्या होता है, ये आत्मनिर्भर भारत क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन यू. और आप देखिए, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा 1906 में बन गई जापान में और भारत में वो 2006 में आई. इट केम इन 2006. और जापानीज इंसेफ्लाइटिस से हमारे बच्चे बचना शुरू हुए 2015-16 में, 15-16 में. आज आप जापानीज इंसेफ्लाइटिस की कोई आप शिकायत नहीं सुनते होंगे.
नहीं तो बरसात आई नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जापानीज दिवाली बुखार से भरा नहीं और मरने की संख्या श्रृंखला में होती थी 100, 150, 200। आज आप सुन नहीं रहे। लेकिन 1906 में दवा बन गई, 2006 में आई। कैसे चलता होगा देश, किस तरीके का देश होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें पोलियो की, आज वैक्सीन, आज हम लोग पोलियो फ्री हो गए हैं। एक भी बच्चा छूट न जाए, सुरक्षा चक्र टूट न जाए, इस बात को कहकर के हम पोलियो फ्री हो गए हैं। लेकिन आईपीवी वैक्सीन हमारे यहां दुनिया में 1955 में आ गया था, हमारे यहां 2015 में आया पोलियो का वैक्सीन, आईपीवी वैक्सीन। उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी, ये 1982 में आ गया था। इंडिया में ये प्रोग्राम बनते बनते 2022 हो गया। एम आई राइट डॉक्टर सरीन? 2022 में इट बिकेम द प्रोग्राम। उसी तरीके से अगर हम देखें, अब आप डिफरेंस देखिए, कोविड का फर्स्ट केस 20 जनवरी 2020 को भारत में आया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स 20 अप्रैल 2020 को बैठाया और 9 मंथ्स के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके दी। ये है स्वाभिमानी भारत और ये है आत्मनिर्भर भारत। हमने किसी की तरफ देखा नहीं कि वो हमको वैक्सीन देगा। एंड वी आर प्राउड टू से दैट वी हैव अंडर वैक्सीन मैत्री वी हैव सप्लाइड टू 100 नेशंस। कोविड की वैक्सीन हमने 100 देशों को पहुंचाई है और 48 देशों को मुफ्त में पहुंचाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई है। यह है स्वाभिमानी भारत, यह है आत्मनिर्भर भारत। एंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आप बताइए, वैक्सीनेशन की बात कीजिए, करेक्ट माय, लेकिन वैक्सीनेशन अमेरिका में 67-68% के आसपास हुआ है कोरोना का। हम 90+ हैं। 220 करोड़, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। 18 महीने के अंदर 220 करोड़ डबल डोज लगा करके, विथ बूस्टर लगा करके हमने खड़ा किया। अब वैसे, अब आपने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का भी अध्यक्ष हूं, तो मैं लोगों को सिर्फ उनकी मेमोरी को याद दिलाता हूं कि जब ये वैक्सीन लग रहा था तो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स बोलते थे कि इसकी ट्रायल टेस्टिंग नहीं हुई है, ये तो वी आर नॉट गिनी पिग्स, हमारे ऊपर ट्रायल थोड़ी ना होगी, इसकी 3rd ट्रायल नहीं हुई है और ये तो मोदी टीका है, मोदी टीका है। और चुपके चुपके जाके खुद लगवा लिया मोदी टीका। मेरे को मिले तो मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका, अभी और लगेगा, आगे बूस्टर भी लगेगा। लेकिन देखिए कि तो देश किस बात से जूझ रहा था और ये किस बात से जूझ रहे थे। और आज भारत 220 करोड़ डबल डोज लगा करके आज भारत दुनिया को एग्जाम्पल दे रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से जब मैं इन सारी बातों को कहता हूं तो यह भी बताना चाहता हूं कि आज बाकी सब देशों में किस बात की चर्चा हुई कि आप कुछ आश्चर्य करोगे, दुनिया में लॉकडाउन लगने के खिलाफ स्ट्राइक हुई, यूरोपियन देशों में हुई, पढ़े लिखे देशों में हुई। नो, वी डू नॉट वांट टू रिमेन इन लॉकडाउन, नो, वी डू नॉट वांट टू गेट वैक्सीनेटेड। और यहां भारत एक ऐसा देश रहा जहां कोविड की लड़ाई सिर्फ सरकार ने नहीं लड़ी, सरकार के साथ साथ देश ने लड़ी और एक साथ कोऑपरेट करके खड़ा है। अगर मोदी जी ने कहा जनता कर्फ्यू तो जनता कर्फ्यू लगा, अगर मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो थाली बजी, अगर मोदी जी ने कहा दिया जलाओ तो दीप जला। यह दीप जलना सिर्फ दीप जलना नहीं था, ये 140 करोड़ लोगों का कोविड से लड़ने का कमिटमेंट था और उसका कन्विक्शन था जो उसमें से निकल करके आया। तो इस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है और उसको हम लोगों ने आगे रखने का प्रयास किया है। I feel myself to be proud that I have been associated with health, and I am very lucky to be a person who was a health minister in the state also and who was health minister in the center also, and in the union government also. हमको ये देखने का मौका मिला। हम
जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते थे तो वहां एक शब्द सुनते थे, यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और मैं अपने आप को समझता था यार ये यूएचसी तो बड़े बड़े देशों की बात है, हम कहां इसमें पड़ेंगे, हम कहां यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे पाएंगे। लेकिन आज इंडिया इज ए लीडर और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा करो और भारत की हमको तस्वीर बदलनी है, थिंक अबाउट इट। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, आज वो 12 करोड़ हो गए हैं, उस दिन 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ पीपल of India, which is India's 40% of the population, and which who are they? Marginal section of the society, poor people, by socio-economic caste census के तहत भी और by profession also, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, गेट का सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्ट मैन, बार्बर, जूते बनाने वाला, ऐसे मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली देने का तय किया। दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। और इसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी तक लगभग 34 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है, 6.86 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट हो गया है, यानी 6 करोड़ 86 लाख, यानी 7 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है। और इसमें 86,997 करोड़ दिस हैज बीन स्पेंट ऑन द पुअर पीपल फॉर गिविंग देम क्वालिटी हेल्थ केयर, और उनको उनकी जान को बचाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। अभी हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हम काम कर रहे हैं और आप लोगों को भी अगर नहीं मिला है तो आप आभा कार्ड लीजिए, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी के तहत वो आभा कार्ड दिया जा रहा है। ये जो आभा कार्ड है ये भी अभी 36 करोड़ को हम बांट चुके हैं, बाकी ऑन प्रोसेस है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस आभा कार्ड विल हैव all the practitioners of the country, all the health workers of the country in one through that card you can access all the health facilities of the country, you can access to it, and it will have your PHR also, your personal health record also. आप लोग जाते हैं ना कभी किसी को दिखाने तो इतना बड़ा जत्था लेकर के जाते हैं, ये पता नहीं ये कहां पर, ये एक्सरे कहां हुआ था, वो एक्सरे कहां हुआ था, लाल पैथ लैब का ब्लड टेस्ट कब हुआ था, उसका कब हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू हैव ऑल इन दैट वन आभा कार्ड, एंड दैट प्राइवेसी विल विथ यू। इफ यू वांट टू शेयर विथ एनीबडी, वो आप शेयर कर सकते हो, और वह भी आगे किसी को शेयर नहीं कर सकता। इस तरीके की हेल्थ की हमने फैसिलिटी बताई है। अब बताइए, अब हम उनको तो नहीं समझा सकते जिनकी बुद्धि बंद है, लेकिन उनको तो हम समझा ही सकते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग डिजिटल, इट इज ए डिजिटल इंडिया नाउ। हम हंसी हंसी में कई बार बोलते हैं, हम लोग जब आए आधार से, अब जब हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लिंक करने के बाद, अरे ये क्या होगा, भारत में तो इंटरनेट ही नहीं है सब जगह, ये तो भारत तो अनपढ़ों का देश है, यहां तो अनपढ़ हैं, ये कौन यूज करेगा। आज सब्जी वाला भी आपको क्यूआर कोड लगा करके बैठा हुआ है, क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है। ये डिजिटल इंडिया है। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को डेवलप किया गया है। हम जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो बजट उस समय 23,000 करोड़ रुपए का था, आज 90,000 करोड़ रुपए का बजट है। प्रायोरिटी दी गई है और 2.5% हम जीडीपी का ले जाने के लिए हम कमिटमेंट हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस तरफ हम बढ़ चले हैं, उसको हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हेल्थ रिसर्च पर हमारा काम चल रहा है। ये जो वैक्सीन बनकर के कोरोना की आई है, ये ऐसे नहीं आई है, इस रिसर्च के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली पैसे दिए, इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया, आईसीएमआर पूरी ताकत से लगी, और इसीलिए जो हमारा कोविड वैक्सीन है उस पर ज्वाइंट
पेटेंट का अधिकार है, आईसीएमआर का भी है और भारत बायोटेक का, शायद भारत बायोटेक का, दोनों का मिल करके है। तो लेकिन भारत सरकार ने रिसर्च के लिए पूरी ताकत लगाई है और उसको जोड़ने का प्रयास किया है। इस तरीके से हेल्थ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपके सामने हेल्थ के बहुत बहुआयामी एस्पेक्ट्स को रखने का प्रयास किया है। और हमारे सरीन साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हमको कहा कि हेपेटाइटिस के लिए उसको प्रोग्राम बनाना चाहिए और वो प्रोग्राम बनेगा तो बहुत भला होगा। मैंने उसी मंच से उसको अनाउंस किया था और बाद में वो प्रोग्राम बन करके हमारा नेशनल प्रोग्राम में जुड़ा। तो ये सरीन साहब ने उस समय दिया, उस तरीके से हमने किया। गुलेरिया साहब यहाँ बैठे हैं। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की कैपेसिटी डबल हो गई और वहां पर हर एक तरीके से हम फैसिलिटीज को बढ़ाते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वो एक हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। आपने लंबे समय तक वहां काम किया है तो उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हेल्थ को मेन फोकस में रख करके आज हम चल रहे हैं और दुनिया भी अब ये मान रहा है कि इंडिया इज टेकिंग अ लीड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। दुनिया भी मान रहा है। और हम इस सोच के नहीं है कि ब्रेन ड्रेन, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। मैं कहता हूं जाओ, जितना जाना है जाओ, हम और डॉक्टर पैदा करेंगे, यहां भी संभालेंगे, वहां भी संभालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपना है स्पीड, स्केल एंड स्किल। स्पीड भी बढ़ाओ, स्केल भी बढ़ाओ और स्किल भी बढ़ाओ। तो इन तीनों पर हम काम कर रहे हैं, पूरी ताकत से हम लगे हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे मित्र शशिकांत जी यहाँ बैठे हैं। हम दोनों यूनिवर्सिटी के साथी रहे हैं और ये हमारे क्लब के साथी भी हैं। और जब मैं क्लब का साथी बोलता हूं तो बहुत सी चीजें हम लोगों ने विधानसभा में भी जोड़ी थी और उसमें इस बात को भी हमने जोड़ा कि और कुछ नहीं तो कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज तो सुदृढ़ होनी चाहिए हमारे स्टेट में। उसमें शशिकांत जी ने बहुत हमारा योगदान किया, वहाँ एक बहुत पॉजिटिव वातावरण बनाने का उसमें योगदान किया है। तो मैं इनका भी धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमेशा हमको, और आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स में दिया जो है वो ऐसे से जलता रहता है, थोड़ा कभी बुझता रहता है। तो उस दिए को जलते रहने में और उसको ताकत देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने हमें हमेशा गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स ही हैज बीन विथ मी एंड वी हैव वर्क टुगेदर। और गुड टाइम का आनंद तब तक नहीं आता जब तक बैड टाइम ना देखो, तो तभी उसका आनंद लेने का भी मजा होता है। तो इसलिए ऐसे सब हम लोगों ने समय को देखा है। और आज जगदीश जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध है और ये संबंध कोई मीडिया के दृष्टि से नहीं, एक पारिवारिक संबंध है। तो इसलिए जब जगदीश जी बोलते हैं तो मुझे इनकी बात को स्वीकार करना पड़ता है और उसको हम पूरा करते हैं। मैं नहीं जानता कि आपको मैंने स्वास्थ्य के बारे में कितना जागृत किया है, लेकिन एक बात मुझे भी समझ में आई है कि हम लोग बहुत खाते हैं, जितना जरूरत नहीं होता है उतना भी खा लेते हैं। जरा कम करेंगे तो कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। तो ये आप जरूर, आप भी ध्यान रखिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।